कल्पना कीजिए कि महीने का आखिरी दिन है, आपके हाथ में आपकी सैलरी स्लिप आती है और आप देखते हैं कि आपके वेतन में से पूरे 10,000 रुपए काट लिए गए हैं। अरे वो भी बिना किसी टैक्स या लोन की ईएमआई के? बिल्कुल, ना ही कोई पीएफ डिडक्शन है। ये सीधे सीधे सरकार द्वारा लगाया गया एक जुर्माना है, एक पेनल्टी है। और वो भी इसलिए क्योंकि आप एक अच्छी बेटे या अच्छी बेटी नहीं है। सुनने में तो किसी फिल्म की कहानी लगता है। हाँ ना? लेकिन आज के इस गहराई से किए गए विश्लेषण में हम ठीक इसी कड़वी वास्तविकता का सामना करने वाले हैं। हमारे सामने आज जो दो स्रोत हैं, द सनसेट ऑफ रेवरेंस और एल्डर्स सफरिंग द स्टिंग ऑफ निग्लेक्ट, ये दोनों एक ऐसे समाज की तस्वीर पेश करते हैं जहां बुजुर्गों का सम्मान, जो कभी हमारी पहचान हुआ करता था, वो अब एक कानूनी मजबूरी बन गया है। सही कहा। तो आज हमारा मिशन यही है कि हम समझें कि हम रेवरेंस यानी उस गहरे सम्मान से निग्लेक्ट यानी उपेक्षा तक आखिर कैसे पहुंच गए। चलिए इसके हर पहलू को समझते हैं। और ये जो सैली स्लिप वाला उदाहरण आपने दिया ना, ये कोई भविष्य की डिस्टोपियन कहानी नहीं है। यस। ये आज की सच्चाई है जिस पर हम आगे विस्तार से बात भी करेंगे। बिल्कुल। अगर हम परंपरागत रूप से देखें तो हमारे समाज में बुजुर्गों को परिवार की नींव माना जाता था। मतलब वे घर में सिर्फ रहते नहीं थे, वे घर को चलाते थे। उनका अनुभव, उनकी सलाह, हर फैसले में उनका शामिल होना, ये सब एक अलिखित नियम था। हाँ, घर के सबसे अहम सदस्य होते थे वो। लेकिन आज के जो स्रोत हैं वो हमें बताते हैं कि वो पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। बुजुर्ग अब घर के केंद्र से खिसककर बिल्कुल हाशिए पर आ गए हैं। और कई मामलों में तो उन्हें सीधे वृद्धाश्रम का रास्ता ही दिखा दिया गया है। क्योंकि उनके अपने ही बच्चे अब उन्हें अपने जीवन की गति में एक बाधा या सीधा कहें तो एक बोझ समझने लगे हैं। ये सच में बहुत दुखद है। और जब हम इन स्रोतों का गहराई से अध्ययन करते हैं तो ये साफ हो जाता है कि ये केवल एक जनरेशन गैप या पीढ़ीगत अंतर का मामला नहीं है। जनरेशन गैप तो हमेशा से रहा है ना। बिल्कुल, वो तो हर पीढ़ी में होता है। यहाँ कुछ और ही टूट गया है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे परिवार की परिभाषा सिकुड़ गई है। ये ऐसा है जैसे एक विशाल बरगद का पेड़ अब सिर्फ एक छोटे से गमले में सिमट गया है जिसमें केवल पति पत्नी और बच्चे आते हैं। बहुत ही सटीक उदाहरण है। माता पिता और भाई बहन अब सिर्फ एक मासिक आर्थिक लेन देन बनकर रह गए हैं। हम अक्सर मान लेते हैं कि परिवार एक बहुत सुरक्षित जगह है, लेकिन स्रोत में दिए गए जो आंकड़े हैं वे इस पूरी धारणा को झकझोर कर रख देते हैं। हाँ, और आंकड़े वाकई असहज करने वाले हैं। अगर हम एनजीओ द्वारा जुटाए गए डेटा पर नजर डालें तो पता चलता है कि बुजुर्ग महिलाओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के मामलों में से 49% मामलों में अपराधी कोई और नहीं बल्कि उनके अपने बेटे होते हैं। रुकिए, 49%? हाँ, लगभग आधे मामले। इसके बाद पतियों और बहुओं का नंबर आता है। बाप रे! यानी लगभग आधे मामलों में दुर्व्यवहार बेटे कर रहे हैं। यह आंकड़ा इसलिए भी ज्यादा चुभता है क्योंकि हमारी सामाजिक संरचना में तो बेटों को हमेशा से बुढ़ापे की लाठी माना जाता रहा है ना। बिल्कुल, यही तो विडंबना है। माता पिता अपनी पूरी जिंदगी इस उम्मीद में निकाल देते हैं कि बेटा बड़ा होकर उन्हें संभालेगा। तो ये जो अचानक से रक्षक से भक्षक बनने वाला बदलाव है, ये हो कैसे रहा है? देखिए, ऐसे समझने के लिए हमें उस पावर डायनामिक्स यानी सत्ता के खेल को देखना होगा जो घर की चार दीवारी के भीतर चलता है। जब तक माता पिता के पास आर्थिक नियंत्रण होता है या वे शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, तब तक वो फैसले लेते हैं। हाँ, क्योंकि वो कमा रहे होते हैं। सही बात है। लेकिन जैसे ही वे रिटायर होते हैं ना, उनकी आय कम होती है और शरीर कमजोर पड़ने लगता है, तो घर में शक्ति का संतुलन पूरी तरह से पलट जाता है। जो बेटा कल तक उन पर निर्भर था, आज माता पिता उस पर निर्भर हो जाते हैं। और दुर्भाग्य से कई मामलों में ये नई मिली सत्ता सहानुभूति के बजाय अहंकार में बदल जाती है। और ये दुर्व्यवहार सिर्फ मारपीट तक सीमित नहीं है, है ना? स्रोत बताते हैं कि 51.67% बुजुर्गों को अपने ही घर के अंदर उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। ये बहुत बड़ा नंबर है। और 38.33% बुजुर्ग मौखिक दुर्व्यवहार यानी वर्बल अब्यूज का शिकार होते हैं। मुझे लगता है कि ये जो उपेक्षा और मौखिक दुर्व्यवहार है, ये शारीरिक हिंसा से ज्यादा अदृश्य और इसलिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। मतलब किसी को रोज ये महसूस कराना कि उनकी अहमियत खत्म हो गई है, उनकी राय मायने नहीं रखती, या उन्हें एक अवांछित मेहमान की तरह ट्रीट करना, ये तो एक धीमी मौत की तरह है। बिल्कुल। और इस अदृश्य हिंसा का एक बहुत बड़ा हिस्सा आर्थिक असुरक्षा से जुड़ा है। स्रोत का एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा यह है कि 40% बुजुर्ग आज आर्थिक रूप से खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। 40%? ये तो कोई छोटा वर्ग नहीं है। बिल्कुल नहीं।
और इसका सबसे दुखद पहलू यह है कि इनमें से ज्यादातर लोग कभी गरीब थे ही नहीं। हाँ, यही बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई, अपनी बचत, अपने शौक, सब कुछ अपने बच्चों की शिक्षा और उनकी परवरिश पर खर्च कर दिया। हाँ, अपना पूरा जीवन लगा दिया। तो इसका असल मतलब क्या है? ये तो ऐसा है जैसे आपने अपनी पूरी जिंदगी की पूंजी, अपना सारा समय और ऊर्जा किसी एक स्टार्टअप में लगा दी हो। दिलचस्प उदाहरण है। आपने उस कंपनी को खड़ा करने के लिए अपने खुद के खर्चे मार लिए, और जब वो स्टार्टअप सफल हो जाता है, जब वो करोड़ों का रेवेन्यू देने लगता है, तब उस कंपनी के सीईओ यानी आपके अपने बच्चे आपको ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं कि अब आपकी कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल। क्या ये सिर्फ पैसों की बात है या हमारे अंदर की सहानुभूति पूरी तरह से खत्म हो चुकी है? ये स्टार्टअप वाली एनोलॉजी स्थिति की क्रूरता को बहुत सटीक तरीके से पकड़ती है, क्योंकि जब माता पिता अपने बच्चों पर अपनी पूंजी लगाते हैं तो वो कोई कानूनी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते कि बुढ़ापे में उन्हें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा। हाँ, कोई कागज थोड़ी बनता है घर में। सही कहा। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये पूरा लेन देन, ये पूरा निवेश सिर्फ और सिर्फ एक अलिखित भावनात्मक वादे और अगाध विश्वास पर टिका होता है। एक भरोसे पर। तो जब एक बुजुर्ग आर्थिक असुरक्षा का सामना करता है तो वो सिर्फ इसलिए दुखी नहीं होता कि उसके पास दवा खरीदने के पैसे नहीं है। वो इसलिए अंदर से टूट जाता है क्योंकि वो उस विश्वास के कत्ल को बर्दाश्त नहीं कर पाता। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक आघात है। बिल्कुल। ये सिर्फ बैंक बैलेंस कम होने का नाम नहीं है, ये भरोसे के टूटने का प्रतीक है। तो अब सवाल ये है कि जब घर के अंदर ये विश्वास टूट जाता है, जब ये अलिखित भावनात्मक वादा काम करना बंद कर देता है, तब क्या होता है? तब हालात और बिगड़ जाते हैं। जब समाज का नैतिक ताना बाना इतनी बुरी तरह से बिखर जाए कि 49% बेटे ही शोषक बन जाए, तो जारी रहे कि किसी तीसरे पक्ष को बीच बचाव के लिए आना ही होगा। हाँ, और इसी बिंदु पर हमारे स्रोत एक बहुत ही कठोर लेकिन शायद आज के समय के लिए जरूरी संस्थागत उपाय की ओर मुड़ते हैं। हम बात कर रहे हैं तेलंगाना मॉडल की। हाँ, और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। तेलंगाना सरकार ने जो कदम उठाया है वो इस बात का सीधा प्रमाण है कि जब इंसान अपनी बुनियादी इंसानियत खो देता है तो सरकार को डंडे के जोर पर उसे जिम्मेदारियों का एहसास कराना पड़ता है। तो ये नियम आखिर काम कैसे करता है? इस मॉडल के तहत एक कड़ा नियम लागू किया गया है जिसे मैंडेटरी सपोर्ट यानी अनिवार्य सहायता कहते हैं। यदि कोई भी कर्मचारी, चाहे वो राज्य सरकार का हो, किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता हो या यहाँ तक कि कोई जनप्रतिनिधि भी हो, अगर ये साबित हो जाता है कि वो अपने माता पिता की देखभाल नहीं कर रहा है तो सरकार सीधे उसके मासिक वेतन में से एक हिस्सा काट लेगी। अच्छा, वही बात जो हम बिल्कुल शुरुआत में कर रहे थे। स्रोत के अनुसार ये कटौती 10,000 रुपए या फिर वेतन का 10 से 15% तक हो सकती है। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात, ये पैसा सीधे माता पिता के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और इसकी प्रक्रिया को भी जानबूझकर बहुत सरल बनाया गया है, क्योंकि देखिए एक बुजुर्ग माता पिता के लिए अदालतों के चक्कर काटना संभव तो है नहीं। बिल्कुल, वो इतनी भागदौड़ कैसे करेंगे? इसलिए उन्हें सिर्फ अपने जिला कलेक्टर के पास शिकायत दर्ज करानी होती है, बस। कलेक्टर मामले की जांच करवाता है और अगर उपेक्षा साबित होती है तो संबंधित एम्प्लॉयर को सीधे आदेश दिया जाता है कि वेतन का एक हिस्सा काटकर माता पिता को भेजा जाए। मुझे यहाँ एक आलोचक की भूमिका निभाने दीजिए। मैं समझती हूँ कि बुजुर्गों को पैसे की सख्त जरूरत होती है, लेकिन क्या ये पूरे सिस्टम को कुछ ज्यादा ही यांत्रिक नहीं बना देता? कैसे? मतलब ये तो बुरे व्यवहार के लिए एक तरह का कॉर्पोरेट टैक्स लगाने जैसा लगता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति हर महीने 10,000 रुपए कटवा रहा है, तो क्या वो इसे एक लाइसेंस की तरह इस्तेमाल नहीं करेगा कि भाई मैंने पैसे दे दिए, अब मुझे अपने माता पिता से बात करने या उनका हालचाल पूछने की कोई जरूरत नहीं है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या कोई अनिवार्य वेतन कटौती एक माता पिता के मन की शांति खरीद सकती है? क्या हम बीमारी का इलाज करने के बजाय सिर्फ उसके लक्षणों पर पट्टी नहीं बांध रहे हैं? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो आपका सवाल बहुत जायज है, और स्रोत भी यही तर्क देता है कि कानून की सबसे बड़ी समस्या ही यही होती है कि वो ब्लैक एंड व्हाइट में काम करता है, जबकि मानवीय रिश्ते हमेशा ग्रे एरिया में होते हैं। हाँ, रिश्तों में बहुत उलझनें होती हैं। कानून सिर्फ ये देखता है कि एक बुजुर्ग नागरिक आज बेसहारा है और उसे भोजन, दवा और आश्रय की जरूरत है। राज्य उस बुजुर्ग का बोझ अपने ऊपर लेने के बजाय उसकी जिम्मेदारी जैविक संतानों पर डाल रहा है। तो मतलब वो सिर्फ आर्थिक सुरक्षा दे रहे हैं। बिल्कुल। जहां तक वो कॉर्पोरेट टैक्स वाले तर्क की बात है, स्रोत ये स्वीकार करता है कि कानून भोजन और दवा तो दे सकता है, लेकिन वो प्यार, सम्मान और उस भावनात्मक समर्थन को अनिवार्य नहीं बना सकता जिसके लिए बुजुर्ग असल में तरसते हैं।
सही बात है। बैंक अकाउंट में हर महीने 10,000 रुपए आ जाने से वो अकेलापन दूर थोड़ी होता है जो रात को एक खाली कमरे में सोने से आता है। बिल्कुल नहीं होता। भोजन और दवाइयां शरीर को तो जिंदा रख लेंगी, लेकिन आत्मा को जिंदा रखने के लिए इंसान को दूसरे इंसान की जरूरत होती ही है। 100% सच। तो अगर कानूनी उपाय भावनाओं की जगह नहीं ले सकते, तो हमें ये पूछना होगा कि ये भावनात्मक शून्यता आई कहां से? कोई भी समाज जो अपनी पारिवारिक जड़ों पर इतना गर्व करता था, वो इतना स्वार्थी कैसे हो गया? इसका जवाब हमारे आज के डिजिटल और उपभोक्तावादी व्यवहार में छिपा है। स्रोत इसे द डिजिटल पैराडॉक्स का नाम देते हैं। द डिजिटल पैराडॉक्स, ये क्या है? ये हम रोज अपने आसपास देखते हैं। सोशल मीडिया पर आज की युवा पीढ़ी रिश्तों को लेकर बहुत भावुक और मार्मिक पोस्ट शेयर करती है। हाँ, लोग मदर्स डे, फादर्स डे पर लंबी लंबी रुला देने वाली पोस्टें लिखते हैं। हाँ, इंटरनेट पर तो सब दुनिया के सबसे अच्छे बेटे बेटियां हैं। लेकिन असल जिंदगी में उनके पास अपने माता पिता की देखभाल करने का न तो समय है और न ही प्रतिबद्धता। जब फोन की स्क्रीन लॉक होती है तो कहानी एकदम उलट होती है। ये एक अजीब विडंबना है। ये वैसा ही है जैसे इंस्टाग्राम पर आपके पास एक बेहद खूबसूरत वर्चुअल गार्डन हो, लेकिन असल जिंदगी में आपकी बालकनी के पौधे पानी के बिना सूख रहे हों। बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। क्या हम सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर सिर्फ अपनी ग्लानि या गिल्ट से भागने की कोशिश कर रहे हैं? मतलब हमने ऑनलाइन एक अच्छी तस्वीर डाल दी, दुनिया ने तारीफ कर दी और हमारा ज़मीर कुछ देर के लिए शांत हो गया। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। हम अपनी सामाजिक छवि चमकाने के लिए रिश्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन स्रोत इससे भी एक कदम आगे जाते हैं। वे इस व्यवहार को एक उपभोक्तावादी सोच यानी कंज्यूमरिस्ट शिफ्ट से जोड़ते हैं। कंज्यूमरिस्ट शिफ्ट? मतलब हमने रिश्तों को भी एक प्रोडक्ट बना दिया है? बिल्कुल। आज के समाज में दिखावे और भौतिक चीजों ने प्रतिबद्धता और त्याग जैसे वास्तविक मूल्यों की जगह ले ली हैं। तो आप कह रहे हैं कि उपभोक्तावाद ने हमें सिखाया है कि जो चीज पुरानी हो गई है, जिसकी अब कोई प्रोडक्टिव वैल्यू नहीं रही, उसे बदल दो। हाँ, जब हम हर दिन नए गैजेट्स खरीदते हैं और पुराने को कबाड़ में डाल देते हैं, तो अनजाने में ये मानसिकता हमारे मानवीय रिश्तों में भी आ जाती है। माता पिता जब तक कमा रहे थे, उपयोगी थे। जैसे ही वे बूढ़े हुए, एक उपभोक्तावादी दिमाग उन्हें घाटे का सौदा समझने लगता है। बाप रे, ये सोच ही रोंगटे खड़े कर देने वाली है। इसका मतलब है कि हम अब रिश्तों को एक सब्सक्रिप्शन मॉडल की तरह देखने लगे हैं। सब्सक्रिप्शन मॉडल? हाँ, जैसे हम किसी OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन तब तक रखते हैं जब तक वहाँ हमारी पसंद के शो आ रहे हों। जैसे ही फायदा मिलना बंद हुआ, हम सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर देते हैं। क्या हम अपने माता पिता के साथ भी यही कर रहे हैं? ये बहुत ही सटीक और डरावनी तुलना है, और यही कारण है कि आज विवाह और परिवार जैसी सामाजिक संस्थाएं इतनी नाजुक हो गई हैं। मतलब अब उन्हें काम करने के लिए भी कानूनी हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ने लगी है। बिल्कुल। समाज के सामूहिक रवैये में बदलाव की सख्त जरूरत है। जब बुनियादी नैतिकता ढह जाती है, तभी तेलंगाना मॉडल जैसे कठोर कानूनों की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटें, तो हमने देखा कि कैसे हमारी परंपराएं उपेक्षा में बदल गईं, कैसे वो आंकड़े खासकर 49% बेटों द्वारा दुर्व्यवहार सच्चाई बयां करते हैं। हाँ, और कैसे तेलंगाना सरकार को वेतन से 10,000 रुपए काटने जैसा सख्त नियम लाना पड़ा। और आखिर में हमने समझा कि कैसे डिजिटल दिखावे और उपभोक्तावाद ने हमारे असली रिश्तों को खोखला कर दिया है। सच में ये सब सोचने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल। तो जो लोग आज ये चर्चा सुन रहे हैं, उनके लिए हम एक विचार छोड़कर जाना चाहते हैं, जो इन स्रोतों को पढ़ने के बाद उभरता है। वो क्या है? जरा इस बारे में सोचिए। अगर बुजुर्गों की देखभाल पूरी तरह से एक कानूनी और आर्थिक अनुपालन या लीगल कंप्लायंस का मुद्दा बन जाती है, तो आज जो पीढ़ी अपने बच्चों को पाल रही है, उसका भविष्य क्या होगा? बहुत गहरा सवाल है। क्या वे अनजाने में ऐसे ही कानून लिख रहे हैं जो 30 साल बाद उन पर ही लागू होंगे? क्या हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां परिवार प्यार के बजाय एक कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट की तरह काम करेंगे? ये वाकई में डरावना है। इस सवाल के साथ ये गहराई से किया गया विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं। इस पर खुद विचार जरूर कीजिएगा।